हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपकी 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं देखी तो जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, जिसमें हमने आपके 7 जुलाई की PYQ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो अप्रोच आपको सिखाई है। अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करते हो तो आपका सीटेट पास हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता अगर आप पे क्वेश्चन सोल्व करना आ गए। और सीटेट का खेल यही है, क्वेश्चन सोल्व करना आपको आना चाहिए, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन सोल्व कर लिया, क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया क्वेश्चन में से, तो आपका सीटेट नहीं रुकता। तो यही कारण है जिन बच्चों का सीटेट रहता है। अगर हम बात करें, अगर आपको पेड कोर्स में एनरोल करना है तो सिर्फ आपका 999 में आपका कोर्सेज़ है, आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हो। नंबर आपको दिया गया है, ये आपका रहने वाला है प्रयास बैच, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा और साथ ही साथ PDF PPT आपके नोट्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। सभी PYQ की PDF दी जाएगी, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे। तो आपको इस पेड कोर्स में जो है बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका सीटेट पास नहीं हुआ या जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास को। तो ये है आपकी क्लास जिसमें हम आपके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ये आपका 7 जुलाई को पेपर हुआ था। लगभग हम आपके काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था जिसमें एक स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया था। ये है आपका क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मिला था। इसमें जो है आपका कह सकते हो 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में है, जो कि मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट सारे बताए और फिर आपसे पूछा था इनमें से कौन सा सही है। चारों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सारे ही मैंने आपको बताए। देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको CDP करके सीटेट करके एकता नैन होगी, तो आप उसमें जाकर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर मानक संदर्भित मूल्यांकन, मतलब आपका नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, ये आपके बच्चों की तुलना को बताता है, कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, तुलना वर्ड मिल गया, यही टैग वर्ड आपको देखना था और इसी से आपको आंसर पर जाना था। तो थर्ड बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से, ये सब आपके हो चुके थे, ठीक है। अब हमें बात करनी है 21 से, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम आपके डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो ये है आपका यहाँ पर जीन प्याजे। जीन प्याजे को तो आप रट के चले जाओ, जीन प्याजे आपका आएगा और आपके पेपर में सबसे पहले मिलेगा, मतलब हर शिफ्ट में, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 सभी में मिलेगा। तो इसमें पूछा है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। एक लाइन तो आपको यही मिल गई। जीन प्याजे का कौन सा सिद्धांत है, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट। याद रखना कौन सा सिद्धांत है, आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक क्या होता है, आपका माइंड, बस इतना रखो, ठीक है। आपको बिल्कुल बुक की लैंग्वेज नहीं रटनी और ना ही हम आपको कोर्स में बुक की लैंग्वेज या आपकी जो डेली फ्री क्लासेस होती है इसमें हमें बुक की लैंग्वेज नहीं रटवानी। अगर बुक पढ़ के सीटेट पास हो जाता तो जो 20 लाख बच्चे फेल हुए हैं वो फेल ना होते। तो हम यहाँ आपको बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल चिल होके पढ़ो, आराम से आपका सीटेट पास होगा। तो संज्ञानात्मक क्या है आपका यहाँ पर, संज्ञान मतलब माइंड, बस एक शब्द याद रखो, माइंड। अब माइंड में क्या चलते हैं, आपकी थिंकिंग भी चलेगी, आप याद भी करोगे किसी को, है ना। मेमोरी भी होती है, माइंड भी होता है, थिंकिंग भी होता है, आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। तो सभी चीज़ लगभग जिसमें हम आपका माइंड का यूज़ करते हैं वो सब क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो देखिए इसमें से किस में आपने संज्ञान का यूज़ किया, बताइए आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर क्या है, शिक्षण पर बल। बल देना बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, कट कर दो, चाहे पूरा आगे कितना ही अच्छा दे रखो। बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया। अभी हम बात कर रहे हैं थिंकिंग की। कोग्निटिव का मतलब क्या है, थिंकिंग करना, और ये कह रहा है थिंकिंग पे बल मत दो, किस पे दो, परिणाम पर, रिजल्ट दो। मतलब वही बात है कि आप रिजल्ट पर फोकस कर रहे हो, प्रोसेस पर ध्यान नहीं दे रहे। जब प्रोसेस ही खराब रहेगा तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो गलत चीज़ है भाई, कट करो। और याद रखना आप भी प्रोसेस पर ध्यान रखो, रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। क्या रिवॉर्ड देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं, बच्चे इससे सीखते हैं, लेकिन छोटे बच्चे सीखते हैं। अब आप बात कर रहे हो कोग्निटिव डेवलपमेंट की, आप हायर थिंकिंग की बात कर रहे हो, थिंकिंग की कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हो, तो ये किस में आएगी, ये आपकी रिवॉर्ड और पनिशमेंट से आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है। ये आप कह सकते हो सीमित आंसर था, छोटा था। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाना, क्या कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इस सीक्वेंस में चल रहे हो। क्या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर आपने बचपन में क्या करा था, पेंसिल पकड़नी सीखी थी, या सीधा आपको पेन दे दिया, या सीधा आपको 10th क्लास के क्वेश्चन सोल्व करने को दे दिए, नहीं दिए ना। क्या करें, पहले चीज़ें ईजी सिखाई जाती हैं। अब आपको हम PYQ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपको
कह सकते हो आपके लिए कंफर्टेबल चीज़ें हैं। आप इससे समझोगे कि पेपर क्या आता है। अब मैं सीधा ही आपको थ्योरीज बता दूँ, आपको नहीं पता थ्योरीज के क्वेश्चन ही कैसे आएंगे, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो क्या करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको जाना चाहिए, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आगे क्या है आपका, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। मतलब जो आपके चिल्ड्रन हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको करिकुलम डिज़ाइन करना है। चिल्ड्रन की एज को देखकर, ग्रुप को देखकर, उनकी स्टेज को देखकर। बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप बच्चों की स्टेज नहीं देखोगे, एज नहीं देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मतलब करिकुलम डिस्कस नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। अब आप मान लीजिए सीटेट कर रहे हो, सीटेट की तैयारी करें और मैं आपका जो करिकुलम है वो आपका पीएचडी लेवल के अकॉर्डिंग कर दूँ, क्या उसका कोई बेनिफिट है? नहीं ना। तो इसी प्रकार से एज के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बच्चों को सिखाना है। तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इसी प्रकार से आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर क्या पूछा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। बस सीधा याद रखना है क्या पूछा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाकी ये क्या देखा जाता है इसका कोई नहीं, बस आप एक वर्ड को पकड़ो, क्या कहना क्या चाह रहा है। तो क्या है इसमें आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, कमजोर और सुरक्षा की ज़रूरत। क्या आपका प्रोग्रेसिव बात कर रहे हो प्रगतिशील की, क्या आप वो आपको कमजोर और सुरक्षा की ज़रूरत को पूरा करेगी, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, और हमें बच्चों को कमज़ोर मानना ही नहीं है। बच्चों को सुरक्षा क्यों दोगे, बच्चा खुद उस चीज़ के काबिल बने, कैपेबल बने कि वो खुद अपने आप को चीज़ों से सुरक्षित रख सके, तो ये फर्स्ट तो होगा नहीं। मासूम और आश्रित, बिल्कुल आश्रित कर दोगे। अब मतलब बच्चा घर से बाहर भी निकलेगा तो टीचर को फ़ोन करेगा, सर मैं बाहर जाऊँ, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ। क्या आप बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, बच्चों को खुद के, उनके जो वास्तविक जीवन है उनमें खुद के अनुभवों के साथ उन्हें वहाँ पर रहना है। तो हमें उन्हें उसके काबिल बनाना है, ना कि आश्रित बनाना है। नेगेटिव चीज़ें आप क्या कर रहे हो, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान को उपभोग करने के लिए सक्षम। मतलब आप सिर्फ क्या कर रहे हो, बच्चों के अंदर नॉलेज भर रहे हो, कैसे क्या यूज़ होगा ये नहीं बात कर रहे। क्या फ़ायदा उस नॉलेज का। कहते हैं ना कि आप इतने पढ़े लिखे और आपको किसी बच्चों के साथ व्यवहार करना नहीं आता, तो क्या फ़ायदा उस नॉलेज का। बिल्कुल आउट ऑफ सेंस है। आगे क्या है, ज्ञानवर्धक और अर्थ की संरचना करने वाला। ठीक है, रचना करने वाले मतलब आपका मीनिंग मेकर्स, नॉलेजेबल, पॉजिटिव चीज़ें है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। इस प्रकार से आंसर पर जाया जाता है। नहीं आता तो आंसर पर इसी प्रकार से जाओगे। डेली क्लासेस करो, बहुत ही कम टाइम में, ऐसा भी नहीं कि 2-2 घंटे आपके ले रहे हैं। आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका क्या, हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बकवास न करते हुए सीधा आपके क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करना है इस पर बात करते हैं हम। अब देखो ये है पूरी लंबी राम कहानी, क्या इसका कोई सेंस है? और इसमें सिर्फ आपका बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट निकलेगा, लेकिन ये क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चा घबरा जाए, भाई इतना बड़ा क्या दे दिया, इसका क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की, देखो क्या पूछना है इन्हें वाइगोस्की की थ्योरी से क्वेश्चन पूछना है, बस इतना याद रखना। एक तो वाइगोस्की मिल गया, कक्षा में लागू करना चाहते हैं उनका सिद्धांत वाइगोस्की का। इन्होंने क्या किया, चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए जो है बच्चों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त कर दिया। मतलब सब बच्चे एक साथ सीखो, अपना जो भी आपका चैलेंजिंग टास्क है उसे कंप्लीट करने के लिए ग्रुप में इन्होंने इंगेज कर दिया। आगे क्या है, कार्य के दौरान ड्यूरिंग द टास्क एक छात्र जो है महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है, स्ट्रगल कर रहा है बच्चा। क्या, अंडरस्टैंड ए की कॉन्सेप्ट, मतलब उसे कोई माइंड में कॉन्सेप्ट आया उसे समझने के लिए कर रहा है। आगे बात करेंगे रमा के लिए जो है इस छात्र की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका, इफेक्टिव वे क्या होगा। देखो दो चीज़ें हैं, क्या, एक तो है आपका प्रभावी तरीका इफेक्टिव, ठीक है, कहाँ पर क्या, इफेक्टिव वे। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर वाइगोस्की थ्योरी, और तीसरा क्या है, ग्रुप। ये तीन आपके यहाँ पर वर्ड है, बाकी सब बिल्कुल कुछ मायने नहीं है। बाकी लैंग्वेज की कुछ मीनिंग नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है। ये जो बाकी लैंग्वेज दे रखे कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इन 3 पॉइंट से आंसर पर जाएंगे। सबसे पहले क्या है, छात्र को अलग से काम सौंप दो और उनकी योग्यता के अनुसार। अभी तो कह रहे हो कि समूह में सिखाना है, और उसे अलग करने की बात कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। और हमें बच्चों को अलग नहीं करना, हमें बच्चों को इंगेज करना है, सामाजिक रूप से उन्हें समाज में रहना है तो सामाजिक बनाना है। ये नहीं होगा। समस्या को हल करने के लिए स्वयं को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये हो सकता है भाई, है ना, आप कहो कि भाई अपनी समस्या का स्वयं से जो हल करो उसके लिए आप उन्हें प्रोत्साहित करोगे। चलिए आगे देखेंगे, छात्र की समस्या का उत्तर देने के लिए आप क्या करोगे, उसका उत्तर दे दोगे छात्र की समस्या को और समूह को आगे बढ़ाओगे। मतलब क्या कर रहे हो, टाइम बचा रहे हो कि भाई इसका जो क्वेश्चन है फटाफट आंसर बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी करना है आपको। आगे क्या है, छात्र के साथ समस्या पर काम करेंगे, समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करेंगे और उनकी आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करोगे। क्या करोगे,
आप छात्र के साथ मिलकर क्या करोगे, उनके वर्क में उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें साथ रहोगे, साथ ही साथ जो है बाकी स्टूडेंट है उन्हें भी उनमें इन्वॉल्व करोगे और उन्हें प्रोवाइड करोगे, गाइडेंस करोगे, फीडबैक जो है प्रोवाइड करोगे उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ये आपसे कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। तो आपका ना तो यहाँ पर थर्ड गलत है और ना ही आपका फर्स्ट गलत है, लेकिन थर्ड जो है आपका सीमित है। सीमित किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के। मतलब फर्स्ट जो है आपका काफ़ी अच्छा डिटेल में चीज़ें है और थर्ड जो होगा आपका बिल्कुल लिमिट में हो गया। ठीक है, गलत नहीं है ये, लेकिन ये यहाँ पर बेस्ट आपके पास है। और याद रखना सीटेट में ऑप्शन कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन बेस्ट ढूंढना है आपको। बेस्ट क्या है आपका फर्स्ट, क्योंकि इसमें फीडबैक भी मिल रहा है, गाइडेंस भी मिल रही है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग काम भी हो रहा है और ग्रुप मेंबर के साथ। और मेन जो है आपका भाई उसकी क्या कहता है, समाजीकरण पर फोकस करता है, संस्कृति पर, लैंग्वेज पर, इन 3 पर, है ना। SCL का इनका फॉर्मूला है। S से क्या हो गया आपका यहाँ पर सामाजिक सोशल, C से कल्चर और L से लैंग्वेज। तो इन्होंने सोशल की बात की, इसलिए आपको ग्रुप को साथ लेके आना है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर पूछा है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल होता है, उन्हें सीखा है। देखो इसमें क्या है, आपको बच्चों को दूसरों को भी एक साथ सिखाना है। ठीक है, दूसरों को सिखाना शामिल है। बताइए कौन सा अधिगम है, कौन सी लर्निंग है। आपका वाक्यात्मक है, आप कोई लेक्चर दे रहे हो, लेक्चर में बच्चे सारे कैसे इन्वॉल्व होंगे। मान लीजिए आपको और मुझे एक साथ पढ़ना है, एक साथ सीखना है, तो क्या लेक्चर मेथड से कोई टीचर देगा उससे सीखेंगे हम, नहीं सीख सकते। आप क्या अनुबंधन करके अब हमें क्या करना है, कोई कंडीशनिंग थोड़ी करानी है, कोई हमारे अंदर ऐसी कह सकते हो टास्क या कुछ ऐसा पर्टिकुलर एक पॉइंट डेवलप थोड़ी करना, हमें क्या करना है, आपस में सीखना है, एक दूसरे से सीखना है, एक साथ सीखना है। तो ये तो नहीं होगा। और आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है रूट लर्निंग, रट कर सीखना, ये आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो आपका पेपर बनाने वाला है ना, उसे सिर्फ आपको पेपर क्वालिफाई कराना है, इतना PhD के लेवल का पेपर देना ही नहीं है उसे आपको यहाँ पर सैलरी देनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, CTET पास करोगे तो CTET पास करने का मतलब क्या, इसके बाद दोबारा एक और टेस्ट दोगे तो जाकर आपको कुछ सैलरी, कुछ आप टीचर बनोगे। लेकिन इसी वजह से पेपर के ऑप्शन बहुत ही अच्छे रखता है, जिससे कि आप आसानी से आंसर पर चले जाओ। तो ये तो होगा नहीं। हाँ, बस एक बच गया पारस्परिक। पारस्परिक तो वैसे भी परस्पर बैठना, मतलब एक दूसरे के सामने बैठना, तो पारस्परिक एक साथ सीखना, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आपका क्या पूछा है, छात्र को विविध समूह में को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण। तो मतलब पूरी कहानी छोड़ो, बस क्या पूछा है आपसे, यह पूछा है जो आपका कल्चर रिस्पॉन्स टीचिंग है उसमें सबसे बेस्ट कौन सा इफेक्टिव होगा। ठीक है, और वो भी आपका डाइवर्स्ड ग्रुप, मतलब अलग अलग ग्रुप। ठीक है, तो चलिए ढूंढे। तो इसमें से नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव अलग कर दो। सबसे पहले क्या आपका मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब स्टैंडर्ड पे बेस। स्टैंडर्ड जहाँ पर भी डिसाइड कर दोगे ना, वहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें छोटी कर रहे हो, लिमिट में कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो। आप कल्चर को कैसे फिक्स कर सकते हो, मतलब आपका CTET में क्या फिक्स है, 90 नंबर लाओगे तो CTET पास। ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज है, मानकीकृत है, मतलब आपने मानक निर्धारित कर दिया, ये आपका मानक हो गया। लेकिन आप कल्चर में कैसे मानक निर्धारित करोगे कि भाई 2 ही टाइम आप वहाँ जाओगे, 2 ही टाइम मंदिर में बैठोगे, 2 ही घंटे बैठोगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो ये तो होगा नहीं। चलिए तो बस इसे हटाओ। फोर्थ देखो कहाँ पर है, इसमें है, इसमें है, ये तो होगा नहीं। बाकी विभेदित होगा, सिंपल सी बात है। जब आप यहाँ क्या कह रहे हो, डाइवर्स ग्रुप कह रहे हो, अलग अलग ग्रुप कह रहे हो, विविध समूह, तो भाई होगा, डिफरेंट चीज़ें मिलेगी। विभेदित होगा, अनुकूलित अडेप्टिव मतलब होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अलग अलग ग्रुप के बीच में बैठोगे तो हर एक ग्रुप के प्रति आप कह सकते हो सम्मान को भी अडेप्ट करना, उनकी जो कल्चर है उन्हें भी अडेप्ट करना है। भाई कोई कैसा भी धर्म हो, कैसी भी जाति हो, कैसे भी सारी चीज़ें, उनके धर्म में अलग चीज़ें होती है, आपके में अलग, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट भी तो करना है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते भाई तू मंदिर क्यों जा रहा है, तू मस्जिद ही क्यों जा रहा है, आप ऐसे बहस तो नहीं कर सकते। उस चीज़ को अडेप्ट करना है आपको, तो ये तो होगा नहीं। ये मतलब ये होगा आपका सुविचारित, अच्छी चीज़ है सुविचारित करना। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में, ये रहा। बस सीधा नेगेटिव अलग करो, पॉजिटिव अलग करो, यही तरीका है CTET पास करने का। और इस पर मैं आपको बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि पेपर में कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। आप ही क्या, मैं जाऊँगी, कितने कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो पेपर में जो है ना आपकी थिंकिंग काम करती है, आप किस अप्रोच से पेपर सोल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपका समालोचनात्मक चिंतन, मतलब आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, मतलब बहुत ही डीपली सोचना किसी के बारे में। आपने कभी क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, आप मतलब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें बाद में लिखा होता है कि इसका जो है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब इसकी आलोचनाएं कीजिए। आलोचनाएं मतलब जो आपने चीज़ें लिखी है ना, उसके ऊपर विचार करके पॉजिटिव है नेगेटिव सारे पक्ष उसमें लिखते हो। जो अच्छी चीज़ है वो भी लिखोगे, जो कमी है वो भी। कमी तभी तो बताओगे ना जब आपने उसके बारे में थिंकिंग की होगी। ठीक है, वही क्रिटिकल थिंकिंग है। तो इस प्रकार से चीज़ें जोड़ो अपने
रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से, तो ज़्यादा याद रहेगी। तो बताओ कौन सा यहाँ पर क्या है? ऐसे सवालों से बचाना, अवॉइड मिल गया काट दो, ये होगा ही नहीं, चाहे आगे कितना ही अच्छा लिखा हो। आस्क ओनली, ओनली आ गया, ओनली भी कभी आंसर नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? केवल ऐसे ही प्रश्न पूछना जिसका एक ही उत्तर हो। जब एक ही उत्तर होगा तो क्या आपकी थिंकिंग डेवलप होगी? इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं पूछूँ आपसे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, आप सीधा बता दोगे भाई गुजरात, पोरबंदर गुजरात। तो इसमें कौन सी थिंकिंग लग गई आपकी? कोई सी भी नहीं। लेकिन क्या हुआ? आपकी रूट लर्निंग का यूज़ किया आपने, बचपन में रटा था, आपने बता दिया। तो क्या ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है? नहीं है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछने। वहीं मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि गांधी जी ने जो आपका हिंदू और मुस्लिम है उसका जो आपका बंटवारा हुआ है उसमें गांधी जी के कारण हुआ है। तो आप इसमें विचार करोगे, आप इसमें थिंकिंग लगाओगे, ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग है। किसी का जवाब कुछ होगा, किसी का कुछ। आगे है आपका विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल को पूछने के लिए हतोत्साहित करना। मतलब बच्चे डाउट पूछ रहे, आप मुझसे डाउट पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे और मैं कह दूं कि भाई पूछो मत, आपको क्या करना समझाया तो था, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मुझसे? क्या मैं ऐसे बात करूंगी? क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ? आपको नहीं कह सकती। भाई आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो सकता है, चाहे मैं आपको कितना ही क्लियर बता रही हूँ। डाउट बनते हैं, आपके बनेंगे, मेरे भी बनेंगे, सबके बनते हैं। किसी को कोई टॉपिक जल्दी आ जाएगा समझ में, किसी को कोई क्वेश्चन आ गया समझ में, किसी को नहीं आया। कल मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, उसमें ओनली था और वो फिर भी आंसर था। बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए, मैम आंसर गलत है, ऑप्शन गलत थे ही नहीं। क्या था? चारों ऑप्शन में से बेस्ट ढूंढना था। आपके डाउट आ रहे थे तो मैंने उनका आंसर दिया। ऐसे थोड़ी कहा कि भाई तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुमने गलत पढ़ा, तुमने ये करा, ऐसे तो नहीं कहा ना मैंने। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आगे बात करेंगे आपका ऐसे सवाल देना जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। क्या करोगे आप? ऐसे सवाल दोगे जिसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। जैसे कि क्या रखोगे? गांधी जी ने जो है हिंदू और आपका ये है आपका पाकिस्तान, इसका बंटवारा क्या नहीं किया, तो आप इस पर अपने विचार रखोगे। तो सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ इसी में लग रही है, बाकी सब तो आपके लिमिटेड आंसर थे, तो होगा नहीं। चलिए आगे बात करेंगे 27। इसमें क्या? आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को प्रासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं और कौन सी रणनीति को चिंतन में बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। मतलब बाकी तो यही पूछना चाह रहे हैं, सबसे प्रभावी क्या है ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या है? मेटा कोग्निटिव स्किल। कोग्निटिव पढ़ा, माइंड से रिलेटेड थिंकिंग जो भी आपकी होती है वो सब कोग्निटिव, लेकिन मेटा कोग्निटिव मतलब थिंकिंग की भी थिंकिंग, सोच के भी सोच, ठीक है, सोच से भी परे ऐसे लिखा जाता है इसमें ना। एक ये पॉइंट चलता है आपका, सोच से परे, थिंकिंग की भी थिंकिंग, है ना। तो क्या होगा? तो इसमें क्या होता है? जैसे कि आपने सोच लिया, आपने मतलब आपका कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। सोल्यूशन निकालने के बाद भी आप ये सोच रहे हो क्या सोल्यूशन ठीक था, क्या सही था, क्या नहीं। ये क्या है आपका? मेटाकोग्निटिव, मतलब सोचने पर भी विचार कर रहे हो। जो आपने आंसर लाए, जो आपने थिंकिंग करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, उसके ऊपर भी आप थिंकिंग लगा रहे हो। चलिए अब ढूंढो ऑप्शन क्या होगा। बता दिया मैंने आपको ये होता क्या है। चलिए बताइए। गृह कार्य सौंपना याद करने के लिए, भाई बिल्कुल गलत है ना। रिकॉल करना, रटना, रूट लर्निंग, कट हमेशा, है ना। गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने के बजाय अंक दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप? फीडबैक नहीं दे रहे। फीडबैक तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और सीधा क्या कह रहे हो? ग्रेड दे रहे हो। भाई तुम्हारे 10 नंबर आए, तुम्हारे 20 आए, तुम्हारे 30। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। इसमें कौन सी थिंकिंग लग रही है? कोई सी भी नहीं। कट करो। छात्रों को अपने स्वयं को सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई अच्छी चीज़ है। क्या कर रहा है बच्चे यहाँ पर? अपनी थिंकिंग जो है उस पर भी विचार कर रहा है। भाई अच्छी चीज़ है ना। तो क्या होगा आपका यहाँ पर? सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर। आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी फोर्थ में क्या है? विद्यार्थी को सत्रीय कार्य के लिए नोट्स प्रदान करना। क्या करोगे? जो आपके समेटिव असेसमेंट होता है उसके लिए सीधा आप असाइनमेंट प्रोवाइड करा रहे हो, नोट्स दे रहे हो। बच्चे वो बस ये पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। अब मैं आपको सीटेट के नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, आप उससे पढ़ लोगे, उससे सीटेट पास हो जाएगा। अगर ऐसे होता तो पता नहीं जो 20 लाख बच्चे हैं फेल, ये फेल ना होते। ठीक है, यही बात है कि थिंकिंग पर काम करना होगा तो ही सिलेक्शन होगा। तो फोर्थ नहीं होगा, सीधा थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे फीडबैक पूछा है, अभी बात की। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अधिक प्रभावी कब होगा? परीक्षा के जो है आपके अंत में, परीक्षण और परीक्षा पर आधारित, मतलब एंड ऑफ द ईयर जब पेपर हो जाएगा तब फीडबैक का क्या करोगे? आपका काम हो गया, मान लीजिए आप सीटेट आपका हो गया, सीटेट का पेपर हो गया, उसके बाद मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ, तुम ऐसे कर लेते, तुम्हें ये क्वेश्चन कर लेते, तुम्हें ऐसे करना था। उस फीडबैक का क्या लाभ है? कुछ भी नहीं, काम तो हो गया। तो फीडबैक अगर अब आपको दूँ, आप मुझसे पूछो और अब मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे तुलना कर रहे हो, आप बच्चों का कंपैरिजन करा रहे हो, गलत चीज़ है। कंपैरिजन करा के कौन सा फीडबैक मिलेगा? नहीं मिलेगा।
आगे है आपका वह यह सीखने के लिए गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, ये हो सकता है। दौरान बिल्कुल पॉजिटिव, लेकिन पश्चात क्यों दिया, आफ्टर क्यों दिया? आफ्टर लर्निंग तो मतलब एंड ऑफ द सेमेस्टर है, इस पर भी बात करेंगे। बाकी फोर्थ देखते हैं। इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय वह क्या कर सकता है। भाई हम इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे भाई बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं, ठीक है, इस पर फोकस ही नहीं करना आपको। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। अब थर्ड कैसे है, क्योंकि थर्ड बहुत ज़्यादा डाउट में था ये ऑप्शन, ये बिल्कुल ज़्यादा क्यों। एक तो दौरान मिल गया, पॉजिटिव चीज़ें, वहीं पर मिल गया पश्चात। पश्चात का मतलब क्या है, जैसे गतिविधि हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, अब आपकी क्लासेस चल रही है, ये क्या है आपकी एक्टिविटी। अब क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ, अच्छी चीज़ें है ना, तो फीडबैक बाद में दे सकते हैं, लेकिन क्लास की गतिविधि दिया है इन्होंने, ठीक है। एंड ऑफ दी ईयर नहीं दिया, एंड ऑफ द ईयर तो हमने पहले ही काट दिया, ये गलत चीज़ है। लेकिन आप गतिविधि के बाद दे सकते हो, जो आपका पीरियड कंप्लीट हो गया उसके बाद दे सकते हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। थर्ड बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका अभिकथन और कारण रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के बहुत ज़्यादा, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में। आगे बात करेंगे इसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया आपको, इंक्रीज करना है डिबेट्स के लिए, डिस्कशन के लिए और कोलैबोरेशन के लिए। क्लोब कर रहे हो बच्चों को, आपस में एक साथ लेके आ रहे हो, तो क्लोब करना भी अच्छी चीज़ है ना। तो इसमें क्या है, डिबेट करना। अब डिबेट से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई बहस कर रहे हो, बहस का मतलब वो नहीं होता जैसे आप घर में बात करते हो, भाई बहन की बहस हो रही है, वो एक तरीके की लड़ाई के सेंस में होता है। लेकिन ये बहस करना मतलब अच्छी चीज़ है, आप एक दूसरे के विचार जो है एक दूसरे के पास भेज रहे हो, ठीक है, आप अपनी थिंकिंग रख रहे हो, दूसरा अपनी थिंकिंग रख रहा है, तो अच्छी चीज़ है। आगे बात करेंगे ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय है, पैसिव मिल गया, पैसिव मिल गया, कट कर दो बस, देखना भी नहीं है। आंसर क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा बस, ए ट्रू और आर आपका फॉल्स। बाकी देखिए इसमें क्या है आगे, सामूहिक गतिविधि में जो अर्थपूर्ण अधिगम है उसमें बाधा, बाधा भी दे दिया आपका, बाधा डालता है भाई, पूरा नेगेटिव दे रखा है, बस हो गया आपका काम। आगे आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई के दोनों पेपर हमने डिस्कस कर लिए, और ये पेपर जिस तरीके से डिस्कस किए हैं इतनी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन हम गलत करके क्यों आए थे, ठीक है। बहुत से ऐसे होंगे जिनका पहले रह गया, तो जब इस पेपर को देखेंगे भाई ऐसे भी सॉल्व होता है क्या, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस सीरीज़ को आप सभी सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, ये सीरीज़ आपकी ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी, बस आपकी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे, मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा समझाती हूँ और आप बताना कौन सा आपका आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, सुनीता एक 12 वर्ष की लड़की है और उसे जो है संगीत बहुत पसंद है। क्या कह रहा है, ये जो संगीतीय क्षमता रखते, संगीत पसंद है और उसके माता पिता भी गायक है, भाई ठीक है। वह सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं स्कूल के बाद, ठीक है, आफ्टर स्कूल, मतलब उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी जो क्षमता है वो स्वाभाविक होगी। आपका लैंगिक पहचान व अनुवांशिकता, संरचना, पोषण, अनुशासन, आपका वृद्धि, परिपक्वता, या फिर आपका अनुवांशिकता या वातावरण, ठीक है, बताइए कौन सा होगा इसमें। अनुशासन मिल गया, भाई गलत है, अनुशासन की तो बात ही नहीं हुई, ये तो हटा दो। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, 3 में से एक सही है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा सही है। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, माता पिता भी अच्छे हैं, माता पिता का भी इफेक्ट बच्चों पे पड़ रहा है। माता पिता का इफेक्ट कब पड़ेगा ये सोचो। दूसरा इन्वायरमेंट, मतलब आपका प्रशिक्षण हो गया, प्रशिक्षण का इफेक्ट कब पड़ेगा वो आप ढूंढो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी डाउट होगा तो अगली क्लास में ले लेंगे, वरना मैंने आपको क्वेश्चन पूरा समझा दिया कौन सा होगा कौन सा नहीं आंसर, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर कर दो जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और आपको ग्रुप दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो भी डाउट है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पर आपका सारे डाउट ले लिए जाते हैं, साथ ही साथ PDF आपके नोट्स वगैरह सब वहीं पर मिलेंगे, तो ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, डेली 8 बजे क्लासेस होती हैं, तो जुड़ जाना, ठीक है।